हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या टॉपिक हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना होगा। वही हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे लगते हैं वो हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर के न्यूमेरिकल से हम लोग चीजों को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने हमसे कहा कि हमारे पास एक हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो क्या है, 3 डायमेंशनल एक्सिस के फिगर में रखा हुआ है, एक्स वाई जेड में वो सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में हमारी है 50x आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है 50x आई कैप। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी सिलेंडर के थ्रू वो हमको बतानी है, और कितना चार्ज इनक्लोजर सिलेंडर के अंदर वो हमको बताना है। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे, इसे नोट कर लो। तो हम डायग्राम बना के आगे चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम में, हटाया जाए। आ जाओ भाई, सबसे पहले हम लोग अब डायग्राम से देखेंगे कि कैसे चीजों को यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हमारी हो गई सबसे पहले, रुको ये देखो हमने कहा कि हम ऐसे जाएंगे, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। फिर हमने कहा कि चलो भाई एक एक्स एक्सिस भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, इसी पूरे कहानी में तो है। देखो ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या है, ये हमारी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी y एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस। अब हम बना लेते हैं एक z एक्सिस। ठीक भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर रखा हुआ है ना सिलेंडर, कि नहीं दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया z एक्सिस। फिर हमने कहा कि हमारा सिलेंडर जो है इस पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा सिलेंडर है ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा हो गया सिलेंडर जो कि इसमें जो है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक, बन गया। चलो, तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिलेंडर जो है इस तरीके से बढ़िया से रखा हुआ है मौज मस्ती में। ठीक है, तो सिलेंडर हमने रखा है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, इसका एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर हमने कहा कि यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, मान लो यहां से यहां तक का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का भी लेंथ उतना ही है। ठीक है, इतना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमें यहां पर, ये हमारी ओरिजिन है, तो इस तरीके से हमको इतनी चीजें दी गई। ठीक है, बना हुआ है। अब देखो, अगर यहां पर ध्यान से दिमाग लगाओगे तो समझोगे, हमें पूछना है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दी गई है वो दी गई है 50x आई कैब। ठीक है, x आई कैब 50x आई कैब दी गई है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है x का, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कुछ और होगी और यहां पर कुछ और होगी। यानी जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेंगी यहां से, तो यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल होगा, जो इंटर करेगी यहां से, वो कुछ और होगी, और जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लीव हो रही, निकल रही, वो कुछ और होगी। इसका मतलब यहां पर जो फ्लक्स होगा इनिशियल वो कुछ और होगा, यहां पर जो फ्लक्स होगा फाइनल वो कुछ और होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी चेंज हो रही तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, वो चेंज होगा। इनिशियल में कुछ, फाइनल में कुछ हो जाएगा। अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे बन जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है चीजें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे यहां पर क्या कहानी बनेगी। ठीक है, देखो जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो हमको निकालना है सिलेंडर के थ्रू। तो नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना होगा, हम कहेंगे जो हमारा फाइनल फ्लक्स है उसमें से इनिशियल फ्लक्स को घटा देंगे और हमारा नेट फ्लक्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा नेट फ्लक्स हमको मिल जाएगा। या तो इसको φ2 मान लो, φf की जगह। ठीक है, इसको क्या करो, इसको मान लो कि ये φ2 फ्लक्स है और इसको मान लो कि ये φ1 फ्लक्स है। तो φ2 माइनस φ1 कर दो, नेट फ्लक्स निकल आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो फ्लक्स का एक फार्मूला होता है, हमको पता है। ठीक है, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, चलो यहां पर नहीं लिखते, कहीं और लिख लेते हैं, यहां लिख लो। हमने कहा कि हमको फ्लक्स का फार्मूला पता है, वो होता है ई ए कॉस थीटा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एरिया वेक्टर कितना है, और क्या थीटा, क्या एंगल है ई और ए के बीच में, वो हमको पुट करना होता है। सबसे पहले हम इस सरफेस के लिए देखते हैं। इस सरफेस के लिए देखो, ये सरफेस क्या सिलेंड्रिकल, हमने पढ़ा है ध्यान से, कोई भी सरफेस हो
तो उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होता है, मान लो ये सरफेस है, तो जो 90 डिग्री की एंगल बनाती हुई लाइन जाएगी इससे बाहर की तरफ, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, तो आउटवर्ड नॉर्मल मतलब क्या है, इससे बाहर जाती हुई लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो ये जो सरफेस है, इससे जो आउटवर्ड बाहर जाती हुई लाइन है और 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो लाइन जाएगी, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड परपेंडिकुलर, वो एरिया वेक्टर होता है, वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो अगर इसके लिए देखोगे तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, बाहर की तरफ। इसका बाहर की तरफ कौन सा, ये वाला है कि ये वाला, ये वाला है, यानी इसके लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हो गया इसका आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, ये इसका हो गया आउटवर्ड नॉर्मल, ये हो गई इसकी एरिया वेक्टर, ठीक है। देखो फिर से लिख देता हूं, ये हमारा इनिशियली फाइनल हटाओ, इसका कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, फाई 1 फाई 2 देखो, ठीक है। ये हमारा हो गया, क्या था ये हमारी है फाई 1, और ये क्या था, एरिया वेक्टर, ये देखो इसका इस तरह, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स किस तरफ इंटर हो रही है, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस तरफ है, इंटर ऐसे ही हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, ऐसे, और जो एरिया वेक्टर है इसका वो उस तरफ है, यानी इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। यानी पहले सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है वो 180 डिग्री, यानी यहां पर cos 180 लिख दोगे, ठीक है। और यहां के लिए देखो, यहां पर फ्लक्स कैसे निकल रहा है भाई, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। यहां के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स बोलोगे वो किस तरफ है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो फ्लक्स होगा वो किस तरफ है, वो इस तरफ है, ठीक है। और इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर है, सरफेस का बाहरी परपेंडिकुलर इस तरफ है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर बना लो, कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये देखो, ये इसका किधर जाएगा, ये बाहर की तरफ, इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया इस तरफ। यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। यानी कि जब यहां पर तुम नेट फ्लक्स निकालोगे तो कितना होगा, जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा फाई 2 माइनस फाई 1। फाई 2 कितना है, ये है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, ई ए कॉस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, एक तरीके से बोल सकते हो कि एरिया हमको पता ही है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो तो कॉमन हो जाएगा दोनों में। देखते हैं, देखो फाई 2 कितना हो जाएगा, ई ए, ठीक है, कॉस थीटा, ऐसे लिख लो, ई ए कॉस थीटा माइनस, इसकी भी कुछ अपनी होगी तो उसके लिए अपना अलग से रखोगे, यहाँ लिख लो। जो फाई 2 है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको E2 मान लो, फाई 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 मान लो, तो क्या हो जाएगा, E2A cos थीटा। देखो ए इसलिए क्योंकि एरिया दोनों का सेम है, तो A1 A2 लेने की जरूरत है नहीं। और ये फाई 1 के लिए क्या करोगे, E1A cos थीटा ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू ला पा रहे हो, सॉल्व करो भाई, और बताओ क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी भाई, ये बताओ, ठीक है। सोच के भैया, सोच के समझ में आ रहा है, बताओ क्या होगा। देखो थीटा के तो यहाँ कहानी cos 0 वगैरह की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली E2A माइनस E1A बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, क्या बचेगा, E2 माइनस E1, क्या बचेगा, E2 माइनस E1 इंटू एरिया दोनों का सेम है, यानी फ्लक्स हमारा कितना आएगा, जो नेट फ्लक्स हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा E2 माइनस E1 इंटू एरिया वेक्टर। तो क्या आएगा सोच के बताओ, E2 कितना है, E1 कितना है, E2 में से E1 को घटाओगे, ठीक है। आखिर हमारा E2 कितना होगा और E1 कितना होगा, तो एक में से एक को माइनस कर देंगे और एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब ये सॉल्व करके बताओ, फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। हाँ, सॉल्व करके बताओ भाई, दिमाग से बताओ कितना आएगा, सोच के बताना, सोच के भैया, सोच के बता भाई, सोच के भाई, सोचो कितना होगा। अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50x आई क्या है, तो x क्या होगा एक बार देख लेते हैं। जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही इस जगह पर, जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही इस तरह, इस डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा वो देख लेते हैं। अभी मैं इसको इरेज करता हूं अभी, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस वगैरह लेना है। देखो जो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए क्या डिस्टेंस लोगे,
ये ऑरिजिन से यहां तक कर लोगे, यानी इतना 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 यानी भाई 50x आई कैप है। तो हमें x की वैल्यू देखेंगे E2 के लिए तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर, हालांकि दिखने में ये इससे कम लग रहा है, मान लो बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर ये है, सिलेंडर का लेंथ भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 + 1 2 सेंटीमीटर, यानी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हम x की वैल्यू रखेंगे वो 2 रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के लिए कितना होगा 50 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये ऑरिजिन से यहां तक का जो x के लिए डिस्टेंस लोगे वो क्या लोगे, बोल भाई कितना लोगे, वो लोगे 2 सेंटीमीटर। ठीक, और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये वाला, तो वो डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी E1 के लिए क्या लोगे 50 × 1 हो जाएगा। यानी जब यहां पर तुम फ्लक्स को निकालोगे, भाई, तो कितना आ जाएगा, फ्लक्स को निकालोगे E2 के लिए क्या लोगे, E2 के लिए लोगे 50 × 2, क्या लोगे 50 × 2 माइनस E1 के लिए क्या लोगे 50 × 1, इलेक्ट्रिक फील्ड 50 × x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और एरिया वेक्टर दोनों में कॉमन है, कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 15 × 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा वो। पहले इसको सॉल्व करो, 15 × 2 100, 100 - 50 50, यानी जो फ्लक्स बनेगा, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पर फ्लक्स बनेगा, तिरछा लाइन बना है क्या यार, जो फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा 50A, यानी 50 का मल्टीप्लाई कर दो सिलेंडर के एरिया से, तुमको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो नोट करो, तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं, नोट करो भाई इसे जल्दी से, फिर हम लोग आगे देखें। ठीक है, जल्दी से नोट कर भाई, जल्दी से, ठीक है, नोट करो, फिर हम लोग जो है आगे की कहानी को पढ़ते हैं कि कैसे यहाँ पर चीजें बनेंगी। इतना नोट करो जल्दी, या फिर सॉल्व करके दिखाओ कि सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बता भाई कितनी वैल्यू आएगी, सॉल्व करो। नहीं हो पा रहा है, सॉल्व करो। ऐसे लिख सकते हो ना, ये देखो, ये E क्या होता है E2A - E1A, ठीक है, ये सिंपल। चलो, हाँ, आ रहा समझ भाई, आगे क्या होगा, हटाया जाए इस पेज को, इसी पेज में देख लें, और यहाँ पे देख तो सकते हो, और देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, जूम जगह है, देखो इसको यहाँ पे करो, ये लिख लो E2A - E1A, ए गया कॉमन के बाद हुआ नॉमन, ठीक है, देखो ये हो गया फ्लक्स। चलो आ जाओ भाई, तो जब ऐसे होगा तो क्या होगा, देखो यही था, अब ए कॉमन हो गया था तो क्या हो जाएगा E2 - E1, यहाँ लिख लो क्या हो जाएगा E2 - E1 × A, यही तो होगा, ठीक है। तो E2 - E1 करे तो कितना आया 50 आया, 50 × एरिया, तो क्या हो जाएगा 50 × एरिया, कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर। दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है। चलो कोशिश करते हैं, कहाँ लिखे भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये जो E2 - E1 करोगे तो ये जो फ्लक्स होगा वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा 50 × 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर। दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, हाँ। तो इसको सॉल्व करो, 50 × 25 × 10⁻⁴ जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा 25 5 जा कितना होता है, 5 5 जा 25, 125, यानी 1250 × 10⁻⁻⁴ आएगा, क्या होगा 1250, 12 50 × 10⁻⁻⁴, यही तो आएगा, कितना है, हाँ 25 5 जा 125, एक जीरो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1250 × 10⁻⁻⁴, यानी 10⁻⁻⁴ है, इसको 1 बाई क्या करोगे 1 बाई 140, ठीक है। इसको 1 में करके 4 जीरो नीचे लगा लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1250 × 1 कितना हो जाएगा 1/40, 1 2 3 4, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा, अब एक 3 जीरो नीचे, ऊपर 125, तो
सीधी सी बात है, फ्लक्स कितना आ गया 0.125, खत्म कहानी। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा 0.125, खत्म। नोट करो भाई, अब हम लोग देखेंगे, दिख रहा है फ्लक्स कितना है 0.125, ठीक है, दिख रहा है। चलो अब निकालना है हमको, फ्लक्स तो निकल गया कि आखिर नेट फ्लक्स कितना है, ठीक है, फ्लक्स तो हमको मिल गया कि आखिर नेट फ्लक्स कितना है, ये तो हमें दिख गया है। लेकिन अब बाद की बात ये है कि ये बताओ कि कितना चार्ज इनक्लोज्ड है सिलेंडर में, वो भी तो बताओगे कि आखिर भाई कितना चार्ज इनक्लोज है सिलेंडर के अंदर, वो भी तो बताओगे। तो देखो यार, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स की वैल्यू होती है कि कितना चार्ज अंदर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नोट करो तो आगे बताया जाए, यहीं पे हो जाएगा। देखो 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 देखो, ये देखो यहाँ पर लाइन बना लो एक अपना। अब देखो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स सॉरी, हमें चार्ज कितना इंक्लोज है सिलेंडर में वो बताना। ये तो हमारी नेट फ्लक्स निकल गई सिलेंडर के थ्रू। अब हमें बताना है कितना चार्ज इंक्लोज है सिलेंडर में। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, जोर से बोलो, क्यू इनक्लोज्ड, कितना चार्ज अंदर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू इनक्लोज का फॉर्मूला बन जाएगा फ्लक्स, जो हमारा नेट फ्लक्स है यहाँ पर, ये हमारा नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर निकला है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा कितना होगा, चार्ज कितना इंक्लोज है सिलेंडर के अंदर, कितना इंक्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अप इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना है 0.125, तो कितना चार्ज इंक्लोज हुआ, मिल गया, कितना चार्ज इंक्लोज हुआ, सीधी बात है 0.125 इंटू एप्सिलॉन नॉट, खत्म। यानी इतना चार्ज इंक्लोज है सिलेंडर के अंदर, ठीक। नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना है 0.125, चार्ज कितना इंक्लोज है सिलेंडर के अंदर 0.125 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। इसे नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, हटा दिया जाए, चलो भाई हटा रहा हूँ, 1 2 3 4 छाप ले, चल भाई हटा दिए। यहाँ लिख लो, क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर कितना आ गया 0.125, चार्ज कितना इंक्लोज है सिलेंडर के अंदर, वो है 0.125 एप्सिलॉन नॉट। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है डिस्टेंस r के साथ, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा जब हम एक इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज लेंगे, लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो मैंने पढ़ा है ये सब। तो जो इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कितनी बनती है, वो बनती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन्होंने कहा कि इस हर जितनी चीज हमने ली है तो ये डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेंगे, तो इस फॉर्मूले में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है। इसका मतलब यहां पर अगर इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अगर हम इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए, अगर हम इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए, इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ नहीं चेंज होती। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डज नॉट चेंज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस के साथ ये वेरी नहीं करेगा, डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करेगा, डज नॉट चेंज विथ डिस्टेंस आर, क्योंकि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लाइन चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। यानी यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है डिस्टेंस के साथ, आर डिस्टेंस है, कैसे, इनवर्सली, यानी डिस्टेंस को जितना ज्यादा बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा बढ़ाओगे डिस्टेंस उतनी कम। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भैया, वो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है वो आर स्क्वायर, और तेजी से घटती है, इस आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होगा 1/r क्यूब, मतलब आर जो है क्यूब्स में वेरी कर रहा है और तेजी से घट रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ाने पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड बनती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन बनती है और एक्सियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल वाली कितनी होती है, केपी बाई आर क्यूब, या फिर जो एक होता है केपी बाई आर क्यूब, एक होता है 2 केपी बाई आर क्यूब, तो आर क्यूब। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, इसको नोट करो, तुम लोग आगे खत्म करते हैं लेक्चर को, ठीक है। जल्दी से देखो भाई, ठीक है, हो गया पक्का, जुप 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 जुप, नोट कर लिए, हटाया जाए, ठीक है। चल ये कौन सा है, एक न्यूमेरिकल था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला, हाँ, फिर हम इस पेज नंबर पाए थे क्या,
ये डायग्राम अभी थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को चाहे हम लोग लास्ट टॉपिक में देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर कहानी गड़बड़ है, ठीक है। खैर आगे हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे जहाँ पर हम लोग एक और क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द लाएंगे।